दोस्तों, तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा 67 बीपीएससी पीटी के दूसरे टेस्ट के संबंध में। और ये टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट है और इस टेस्ट की जो खासियत है इस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। तो इसमें सभी सेक्शन से प्रश्नों को उठाने का प्रयास किया गया है और बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण प्रश्नों को ही शामिल करने का प्रयास किया गया है, पहला नंबर बात। और दूसरा नंबर बात कि सभी सेक्शन से लिए गए हैं प्रश्न इसमें। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि इसमें 30 प्रश्न है टोटल। और अगर आपको 30 प्रश्न में से 24 या 25 प्रश्न के अगर आप उत्तर सॉल्व कर पा रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी है, अन्यथा की स्थिति में आपको और भी मेहनत करने की आवश्यकता है। आइए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। पहला जो प्रश्न है उसको देखिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी इसमें की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई। अर्थात ये प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तो एक चीज़ और ध्यान देना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध है क्या, इसे भी समझ लीजिए। तो भारत में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध हुआ, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध हुआ उसी को कहते हैं हम प्रथम कर्नाटक युद्ध। और ये समय क्या था, 1746 से 1748 ईस्वी। और यह युद्ध तब शुरू हुआ जब यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार वाला प्रश्न शुरू हुआ था। तो ऑप्शन में क्या है देख लीजिए। एक्सला-सेपल संधि, रेंटिन जल संधि, कानपुर संधि, कोचीन संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अब सही ऑप्शन है इसका एक्सला-सेपल संधि। अर्थात एक्सला-सेपल संधि के द्वारा इस प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई और यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो दूसरा प्रश्न है उसको देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है आपको, कोल विद्रोह कहाँ हुआ था। ये कोल विद्रोह है क्या, इसे भी समझ लीजिए। तो कोल क्या है, तो कोल वास्तव में एक जनजाति का नाम है, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स का नाम है। और ये आपको भारत के कई राज्यों में रहती हैं। और ये जो यहाँ जो इस कोल विद्रोह की बात हो रही है वह हुआ था आपको 1831 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था, तो ऑप्शन देखिए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर है इसका झारखंड। अर्थात झारखंड में जो कोल जनजाति निवास करते हैं वहाँ 1831 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह का कारण क्या था, तो जो मुंडा मुखिया थे उनसे भूमि को लेकर के और सिखों को दिया गया था और साथ में मुस्लिम कृषकों को दिया गया था। और इसी से गुस्सा होकर के कोल जनजातियों ने यह विद्रोह किया था। आगे हम लोग देखते बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने किसे सरकारी इतिहासकार के रूप में नियुक्त किया था। मतलब 1857 ईस्वी के बाद की बात है ये। तो जो ऑप्शन दिया है उसे देख लीजिए। सुरेंद्रनाथ सेन, आरसी मजूमदार, ताराचंद, शशिभूषण चौधरी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर है इसका सुरेंद्रनाथ सेन। अर्थात एसएन सेन के रूप में भी इनको जाना जाता है। आपको ऑप्शन के रूप में कभी एसएन सेन भी मिल सकता है। तो पहले जो है आरसी मजूमदार को नियुक्त किया गया था, परंतु बाद में वास्तव में सुरेंद्रनाथ सेन ने इसका नेतृत्व किया। अर्थात सरकारी इतिहासकार की भूमिका किसने निभाई, तो एसएन सेन अर्थात सुरेंद्रनाथ सेन ने। आगे हम लोग बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है, पूना सेवा सदन की स्थापना 1909 ईस्वी में किसने किया था। ऑप्शन देख लीजिए। रमाबाई रनाडे, अजीत अगरकर, रामनाथ शिंदे, सुप्रिया शिंदे, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है इसका रमाबाई रनाडे। अर्थात रमाबाई रनाडे ने पूना सेवा सदन की स्थापना की थी और 1909 ईस्वी में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन किस आंदोलन की बात हो रही है, तो आत्मसम्मान आंदोलन की बात हो रही है। ये आत्मसम्मान आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था। जैसा कि इसका नाम ही है कि ये सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए आंदोलन शुरुआत हुआ था। ऑप्शन देखिए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है इसका तमिलनाडु। अर्थात आत्मसम्मान आंदोलन कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु में। कहाँ पे हुआ था, तमिलनाडु में। अच्छा, अब देखिए इसके बारे में और भी कुछ जान लीजिए। इसके जो नेता थे उनका नाम था पेरियार। क्या नाम था, इसे भी पूछा जा सकता है आपसे। और ये कब हुआ था, तो 1925 में, 1925 ईस्वी में। और इसका थीम क्या था, विषय क्या था आत्मसम्मान आंदोलन का, तो ब्राह्मणवाद या पुरोहितवाद के विरोध में हुआ था ये आंदोलन। और इसमें बिना पुरोहितों के ही शादी ब्याह कराया जाता था और साथ में ज़बरदस्ती मंदिरों में प्रवेश करने का प्रयास किया जाता था। आगे हम लोग बढ़ेंगे। छठा प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 ईस्वी में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। इसमें देखिए प्रश्न में भी आपको कई प्रश्न छुपे हुए हैं। एक तो प्रश्न ये भी है कि बंगाल में पहला
समाचार पत्र कौन, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। और इसकी प्रकाशन कब हुई थी? तो 1780 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? ये ऑप्शन देख लीजिए, रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स लायल, प्रताप रुद्रदेव, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर है इसका जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अर्थात भारत के समाचार पत्र का आप समझ लीजिए कि प्रारंभ इनके द्वारा किया गया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 ईस्वी में। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न देखेंगे आगे। 7वां प्रश्न है, अरुणा असफ अली को किसने भारतीय बहादुर महिलाओं में से एक, वन ऑफ द ब्रेव इंडियन वुमन कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन देख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो सही उत्तर है इसका दोस्तों, आपको सही उत्तर है आपको डी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने अरुणा असफ अली जी को क्या बोला था? भारतीय बहादुर महिलाओं में से एक, वन ऑफ द ब्रेव इंडियन वुमन। इसको ध्यान रखना आपको। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इसको किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन देखिए, मैकेंजी, पार्कर, हैरी हेस, टी.आर. होम्स, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर इसका है आपको हैरी हेस, अर्थात प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के जनक कौन थे? हैरी हेस। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न है, चियापास का पठार किस देश में स्थित है? ऑप्शन देखिए, तुर्की, अमेरिका, ग्रीनलैंड, मैक्सिको, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है इसका मैक्सिको, अर्थात चियापास का जो पठार है ये कहाँ पर स्थित है? तो मैक्सिको में स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। डेनमार्क जल संधि किनको जोड़ती है? ऑप्शन देख लीजिए, उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर, प्रशांत एवं हिंद महासागर, काला सागर एवं मरमरा सागर, बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये लिखा हुआ है, गलती से सर लिखा हुआ है, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब ऑप्शन देख लीजिए, देख लिया आपने, और उत्तर सही उसका क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर। और जहाँ तक देश की बात है कि कहाँ पर ये स्थित है, किन किन देशों के बीच में स्थित है, तो ये आपको है आइसलैंड। कहाँ पे स्थित है? आइसलैंड। और एक है आपको ग्रीनलैंड, अर्थात ग्रीनलैंड के बीच में आइसलैंड, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में ये डेनमार्क जल संधि स्थित है। और जहाँ तक सागरों की बात है तो उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को ये जोड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे। 11वां प्रश्न है, स्टेनले एवं लिविंग स्टोन जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन देखिए, नील नदी, मिसिसिपी नदी, कांगो जायरे नदी, हुआंगहो नदी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर इसका क्या होगा? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कांगो नदी। कांगो नदी का दूसरा नाम जायरे नदी भी है। और ये कहाँ पे बहती है? तो ये आपको अफ्रीका में बहती है। कहाँ पे? ये भी ध्यान रखने वाली बात है, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है, कहाँ पे बहती है? तो अफ्रीका में बहती है। और कांगो नदी के बारे में जो एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ है उसको ध्यान रखना है आपको, पूछा जाता है बार बार कि कौन सी नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, तो वह कौन सी नदी है? तो यह कांगो नदी ही है। आपको कांगो या जायरे नदी ही है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और जो एक और नदी है उसका आप लोग ध्यान रखिएगा, लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? ये देखिए ऑप्शन क्या है, 1973, 74, 1971, 1977, 78, 1974, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है इसका 1973, 74। ये कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? तो इसके अंतर्गत नहरों के द्वारा सिंचाई से संबंधित है, नहरें निकाल करके सिंचाई से संबंधित है। भारत में अभी 310 से अधिक कमांड एरिया प्रोग्राम शामिल है, चल रहा है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा? उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, प्रधानमंत्री एवं संबंधित मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, संसद भंग करनी पड़ती है। यहाँ पे भंग होना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा इसका मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करते हैं? लोकसभा सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से ज़्यादा। इसका सही उत्तर होगा ई, अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा, अर्थात लोकसभा और
लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के चुने हुए सदस्य जो हैं, चुने हुए जो मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, वो लोग चुनाव करते हैं। अर्थात सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा आपको ई। आगे हम लोग बढ़ेंगे। राष्ट्रपति किस संविधान अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन देख लीजिए। अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 105, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका अनुच्छेद 85। अर्थात अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संविधान लोकसभा को भंग कर सकता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये 16वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन देखिए। 81वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 88वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा इसका 86वां संविधान संशोधन, 86th अमेंडमेंट बिल। ध्यान रखना है आपको, इसी के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य किया गया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान के किसी सदस्य की योग्यता या अयोग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्रदत्त है? मतलब कौन निर्णय दे सकता है इसके मामले में? ऑप्शन देखिए। सर्वोच्च न्यायालय, सभापति राज्यसभा को, मतलब राज्यसभा के सभापति को, संयुक्त संसदीय समिति को, चुनाव आयोग को, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन दिया ही नहीं है। अर्थात ये जो प्रश्न है ये लोकसभा अध्यक्ष को, अर्थात जो लोकसभा का अध्यक्ष है वही निर्धारित करेगा कि किसी व्यक्ति को योग्यता और अयोग्यता के मामले में लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह निर्धारित करेगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऑप्शन देखिए। वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, द्रवण एवं ऊर्ध्वपातन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा इसका वाष्पीकरण। अर्थात वाष्पीकरण के कारण घड़े का जो जल है वो ठंडा रहता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसी धातु या ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसका प्रयोग ट्रांजिस्टर में होता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? मतलब ये झामा क्या होता है इसे आप लोग समझ लीजिए। झामा का मतलब होता है जला हुआ कोयला। जला हुआ कोयला अर्थात जला हुआ कोयला से किस तत्व को निकाला जाता है जिसके निर्यात पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है? तो सही ऑप्शन देखिए। फास्फोरस, जर्मेनियम, सिलिकॉन, टंगस्टन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा इसका जर्मेनियम। अर्थात जर्मेनियम जो है इसी का प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर में, और यह झामा से निकलता है। किसे निकलता है? झामा से निकलता है। ध्यान रखने वाली बात है, किसे निकलता है? झामा से। और झामा है क्या? तो जला हुआ कोयला है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है? ऑप्शन देखिए। प्रस्वेदन, उत्फुलन, विद्युत पृथक्करण, उत्क्रम प्रासरण, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। ये ठीक है, ऑप्शन हो गया। और आप समझ लीजिए उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा, ये आपको सही उत्तर होगा डी नंबर, उत्क्रम प्रासरण। अर्थात रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है और उसको पीने लायक बनाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम के औषधि किससे प्राप्त होती है? मतलब क्या है कि मलेरिया के निदान के लिए आर्टीथर नाम की औषधि का प्रयोग होता है। और जो ऑप्शन है उसको देख लीजिए, कहाँ से मिलता है? जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, कवक से, बीजीय पादप से, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा इसका बीजीय पादप से। ध्यान देने वाली बात है, कहाँ से निकाला जाता है? ये बीजीय पादप से। अर्थात ये जो आर्टीथर है, आर्टीथर नाम की औषधि, उसे बीजीय पादप से निकाला जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन देखिए। गैस्ट्रीन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा गैस्ट्रीन। ये गैस्ट्रीन क्या है? एंजाइम नहीं है, जबकि ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन ये तीनों ही एंजाइम है।
और गैस्ट्रीन क्या है, तो गैस्ट्रीन से आपको अम्ल है, ये एसिड है और इससे गैस की समस्या उत्पन्न होती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में अधिक होती है? ऑप्शन देखिए, बिहार का तराई क्षेत्र, गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, छोटानागपुर का पठार, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा आपको गंगा का दक्षिणी मैदान, अर्थात जो साउथ पार्ट है गंगा का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की त्रिवेणी नहर कहाँ से निकाली गई है? नहर का नाम क्या है? त्रिवेणी। और कहाँ से निकाली गई? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में दिया हुआ त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण, त्रिवेणी उत्तर प्रदेश, त्रिवेणी नेपाल, त्रिवेणी पूर्वी चंपारण, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा इसका त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण, अर्थात पश्चिमी चंपारण से त्रिवेणी नहर को निकाला गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? ऑप्शन देखिए, 345 किलोमीटर, 483 किलोमीटर, 527 किलोमीटर, 510 किलोमीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा 345 किलोमीटर, 345। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे पूरब से जो पश्चिम है, पूरब से पश्चिम, उसका जो लंबाई है वो है आपको 483 किलोमीटर। आगे हम लोग बढ़ेंगे। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? ध्यान देने वाली बात है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में दिया हुआ 192 मीटर, 173 मीटर, 203 मीटर, 506 मीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ई, अर्थात विकल्प में नहीं दिया हुआ। सही उत्तर क्या होगा? 53 मीटर, अर्थात 53 मीटर होता है समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई। आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? ऑप्शन देखिए, 80 डिग्री, 84 डिग्री, 81 डिग्री, 86 डिग्री, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन डी, 86 डिग्री। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 28वां प्रश्न है, कौन ग्रैंड स्लैम एरा में 2 बार चारों ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी बना है? ऑप्शन देखिए, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है इसका नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है, इन्होंने जीता है 2 बार ग्रैंड स्लैम अवार्ड, मतलब चारों ग्रैंड स्लैम पुरस्कार 2 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी। अगला देखते हैं हम लोग। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 कितने देशों को सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन देखिए, 105, 110, 128, 141, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा 128, अर्थात 128 देशों को शामिल किया गया था। भारत का स्थान कितना था? 14वां, ध्यान रखने वाली बात है। और प्रथम स्थान पर कौन था? तो इंडोनेशिया। कौन था? इंडोनेशिया। वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट है क्या? तो दान देने वाले देश या एक प्रकार से परोपकार करने वाले देशों की सूची है ये। आगे हम लोग बढ़ेंगे। और आखिरी प्रश्न है, ईरान का राष्ट्रपति किस कट्टरपंथी नेता को चुना गया? ऑप्शन देखिए, अब्दुल्ला रहीम, परवेज कादरी, इब्राहिम रईसी, अब्दुल्ला खमेनेई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा आपको इब्राहिम रईसी, जो कि कट्टरपंथी नेता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं ये, और इनको ईरान का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।